पिछले क्लास की अपेक्षा इस क्लास में जो हम बात करने वाले थे वो यही था कि प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को लेकर के। अभी हमने तुम्हें बताया कि किस डिटेल था प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उसमें हमने यही कहा कि कैसे जो धर्म के मानने वाले लोग थे, जो धर्म शास्त्री थे, उन्होंने कैसे इसको कहा कि देखो ईश्वर को तुम मान लो जो हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रूफ कर सकते हैं कि ईश्वर है। तो कहा कि कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि दो तरह का तरीका है, एक है कन्वेंशनल तरीका और एक है नॉन कन्वेंशनल। एक कहते हैं कि जो परंपरागत प्रमाण है ईश्वर के सिद्धि के, और एक है गैर परंपरागत प्रमाण। तो परंपरागत प्रमाण में कहा जाता है कि यदि दर्शन के नियम का सहारा लिया जाए, यदि दर्शन के तुम नियम का सहारा लोगे तो क्या होगा कि तुम प्रूफ कर सकते हो कि ईश्वर की सत्ता कैसे है। जैसे जो दर्शन के जो नियम कहता है कि कारण कारणता का सिद्धांत, जो हमने पिछले क्लास में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि कारण कारणता का सिद्धांत है क्या। ठीक है, क्योंकि कोई भी कारण है उसका कोई भी कोई कार्य हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई काउज है, तभी उसका कोई ना कोई इफेक्ट हमें दिख रहा है। ऐसे प्रमाण को मानोगे तो कहेगा कि यह परंपरागत प्रमाण है, जिसमें कहा जाता है कि कारण कारणता के सिद्धांत आप रखोगे, इस आधार पर कह सकते हो ईश्वर को आप रख करके कि ईश्वर के सिद्ध होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना कि जैसे ट्रेडिशनल था उसी तरह से जब नॉन ट्रेडिशनल की जब हम बात करते हैं, गैर परंपरागत में, गैर परंपरागत सिद्धांत में देखेंगे, प्रमाण की बात मैं करूं, इसमें हम देखते हैं कि मान लो कि ईश्वर को मानने से फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। गैर परंपरागत प्रमाण की यदि मैं बात करूं तो यहां सवाल यही उठता है, यदि हम मान लो कि हम मान लें कि ईश्वर है, तो जब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर है तो इससे हमें ज्यादा फायदा होता है या ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है। ये गैर परंपरागत प्रमाण में आता है। ठीक है, तो यदि मानने में ज्यादा फायदा है तो हम मान लेंगे कि ईश्वर है। आर यू गेटिंग पॉइंट? सवाल ही उठता है। परंपरागत में तो मैंने बताया कि देखो वहां पे कॉज एंड इफेक्ट का कारण कारण कारक का सिद्धांत के आधार पे तुम देखोगे कि कोई ना कोई क्रिया हो रही है तो उसका कोई ना कोई कारण है। लेकिन जब गैर परंपरागत में जाओगे तो ये देखने की बात होती है कि मान लेते हैं हम कि ईश्वर है। तुम बार बार बोल रहे हो भैया कि ईश्वर है ईश्वर है, चलो हमने मान लिया। तो अब हम ये देखेंगे ना कि जब हम मान लेते हैं कि ईश्वर है तो ईश्वर मानने से हमें फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप देखोगे कि खास करके जो यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी के सिलेबस में आप देखोगे कि जितने भी प्रूफ ऑफ कन्वेंशनल पार्ट के जो बात करते हैं, कन्वेंशनल में इसमें तुम्हें तीन अलग अलग, ठीक है, तीन तरह के तुम्हें आर्गुमेंट दिखेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट आपको मिलेगा। एक आर्गुमेंट आपको देखने के लिए यहां पे मिलेगा, वो आएगा सत्ता मूलक सिद्धांत, या तुम कह सकते हो सत्ता मूलक सिद्धांत ईश्वर के अस्तित्व का, ईश्वर के अस्तित्व का सत्ता मूलक सिद्धांत, जिसको दूसरा जो तुम्हें आर्गुमेंट मिलेगा वह मिलेगा सृष्टि मूलक, सृष्टि मूलक प्रमाण। और तीसरा तुम्हें मिलेगा व्यवस्था मूलक, व्यवस्था मूलक प्रमाण।
ध्यान देना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसा कि हमने कहा था कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने देखा था नोशन ऑफ गॉड्स। अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण की बात करेंगे। तो हमने जैसा कि अभी बोला तुम लोगों को कि इस ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो जो धर्म के अनुयायी होंगे, जो धर्मार्थी होंगे, जो धर्म के मानने वाले लोग होंगे, वो क्या करेंगे कि वो तुम्हें कहेंगे कि देखो ईश्वर है, इसको तुम मान लो, क्योंकि हम इसके प्रमाण सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर की सत्ता है। तो इसमें दो दो चीजें देखी जाती है, एक ईश्वर के सिद्धि के परंपरागत प्रमाण और दूसरा देखा जाता है गैर परंपरागत प्रमाण। ईश्वर के सिद्धि के परंपरागत प्रमाण में हमने कहा कि जब तुम दर्शन के सहारा लेकर के ईश्वर के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करोगे तो ये परंपरागत प्रमाण होगा, ईश्वर की सिद्धि का प्रमाण होगा। लेकिन वहीं जब गैर परंपरागत में जाओगे तो उसमें ये देखा जाता है, यदि हम सपोज करो कि मान लेते हैं कि ईश्वर की सत्ता है, तो मानने से ज्यादा फायदा है या ज्यादा नुकसान है, वो गैर परंपरागत में आ जाएगा। लेकिन जब दर्शन का सहारा लेकर के तुम ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण सिद्ध करते हो, मतलब कारण कार्य का सिद्धांत को बेस बना करके, आधार बना करके आप ईश्वर को रखते हैं, ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करते हैं, तो वो कहा जाएगा ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल एग्जिस्टेंस प्रूफ ऑफ गॉड। मतलब ईश्वर के जो अस्तित्व का सिद्धांत है वो परंपरागत रूप से जब देखोगे तो दर्शन का सहारा लेकर के। जब हमने कहा खास करके कि पेपर में जो आपका पेपर सिलेबस है उसमें जो आपको प्रूफ करना है, तो ध्यान रखना नॉन कन्वेंशनल को प्रूफ नहीं करना है, हमें प्रूफ करना है कन्वेंशनल को। मतलब ट्रेडिशनल जो है आधार, उसको लेकर के प्रूफ हमें देनी है, जिसमें हम जब देखेंगे तो इसमें हम 3 तरह के आर्गुमेंट हमारे सामने आता है। तो 3 तरह का आर्गुमेंट क्या क्या आता है? तो पहला आर्गुमेंट आता है सत्ता मूलक सिद्धांत। ईश्वर का जो सत्ता मूलक है वो सिद्धांत है, वो अस्तित्व का सिद्धांत प्रूफ करेगा। दूसरा प्रूफ करता है सृष्टि मूलक का, और तीसरा व्यवस्था मूलक का। खास करके देखोगे थोड़ी सी 2-3 लाइन और मैं बात कर लूं गैर परंपरागत में, तो गैर परंपरागत में आप देखोगे कि कहा जाता है गैर परंपरागत में नीति परक सिद्धांत, नीति परक सिद्धांत, ठीक है, सहमति मूलक सिद्धांत, ये सारे तुम्हारे गैर परंपरागत में आएंगे। सहमति मूलक सिद्धांत, ठीक है, ये चीजों को ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में यह बात करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा था कि 3 जो आर्गुमेंट तुम्हें मिलेगा, सत्ता मूलक, सृष्टि मूलक और व्यवस्था मूलक। अब हम शुरुआत करते हैं एक एक करके डिस्कस करना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ डिजाइन। मतलब बात कर रहे हैं व्यवस्था मूलक प्रमाण। अब एक बात बताना, अगर कोई चीज बनाई गई है, ध्यान रखना इस बात को, कि अगर मान लो कोई चीज बनाई गई है, तो जब अगर कोई चीज बनाई गई है तो उसे निर्माण में आपको क्या दिखाई देता है? यदि तुम्हारे सामने कोई चीज रखा जाए और वो यदि कोई चीज बनाई गई है, तो उसमें तुम्हें ये दिखेगा ना, एक तरह से तुम्हें एक सिस्टमैटिक रूप में कुछ चीजें दिखेंगी, सिस्टम दिखेगा, ठीक है, व्यवस्था दिखेगी, कुछ ना कुछ का एक डिजाइन तुम्हें दिखेगा, जो अपने आप कभी उत्पन्न नहीं हो सकता या उत्पन्न नहीं हो सकती, जो किसी न किसी के द्वारा बनाई गई होगी। मान लो यदि व्यवस्था बनी है, तो प्रत्येक जो व्यवस्था बनी है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन तो जरूर होता होगा। मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि सपोज करो कि यदि तुम्हारे सामने कोई वस्तु रखी गई है, तुम्हारे सामने कोई वस्तु लाई गई है,
तो उसमें आपको एक चीज कॉमन दिखेगा कि कुछ ना कुछ एक उसका क्या है, डिजाइन है, कोई ना कोई एक व्यवस्था उसमें जरूर है। तो व्यवस्था क्या करता है कि आपको यह पता चलता है कि ये जो व्यवस्था लाई गई है इसके पीछे लाने का कोई ना कोई प्रयोजन जरूर है, और ये जो व्यवस्था हमारे सामने लाई गई है उसके पीछे कोई ना कोई चीजें उसके लिए जिम्मेदार जरूर है। मतलब कि हम यह कह सकते हैं कि इस प्रयोजन को बनाने वाला कोई ना कोई, एक तरह से कह सकते हो कि कोई ना कोई इंसान बुद्धिमान चेतन या प्रयोजन करता होगा। मतलब कि कोई चीज तुम्हारे सामने बनाई गई है या कोई चीज तुम्हारे सामने लाई गई है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक चेतन होगा, या कह सकते हो कि कोई ना कोई प्रयोजन कर्ता के रूप में कोई ना कोई पीछे इसके पीछे होगा, या यूं कह सकते हो कोई ना कोई बुद्धिमान चेतन होना चाहिए, ये भी कह सकते हो तुम। क्यों? क्योंकि सब चीज में व्यवस्था है, हर चीज में व्यवस्था है। दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन होती है। सूर्य सूर्य के चारों तरफ सारी ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता तुम्हें, कैसा तो नहीं है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई शुरू हो गया है और सारी ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है? हर चीज में तुम्हें एक सिस्टम पे नहीं दिख रहा? ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे ग्रह एक दूसरे से टकरा जाएं, एक पार्टिकुलर रोटेशन पाथ पे वो क्यों रोटेट करते हैं, ज्वार और भाटा एक टाइम पे ही क्यों आता है, ठीक है, हम दो पत्थर रगड़ते आग ही क्यों उत्पन्न होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने का मतलब कि कोई भी चीज तुम्हारे सामने लाई जा रही है तो आपको देखोगे ध्यान से कि व्यवस्था है, किसी ने इसको एडजस्ट करने की कोशिश जरूर किया है, इसके पीछे कोई ना कोई किसी न किसी का हाथ जरूर है। तो वही वो कहता है कि अगर कोई चीज बनाई गई है तो उसके निर्माण में आपको हमेशा एक सिस्टम दिखेगा, एक व्यवस्था दिखेगी, और वो व्यवस्था ऑटोमेटिक उत्पन्न नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसे कोई ना कोई न किसी ने बनाई जरूर होगी। और यदि व्यवस्था बनी है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यवस्था के पीछे किसी न किसी का कोई ना कोई प्रयोजन जरूर रहा होगा, यानी उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन करता जरूर रहे होंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? इस तरह से हम कह सकते हैं कि जितनी भी हमारे पास जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो भी निर्मित हमारी वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होगा, कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। और ये भी कह सकते हो तुम कि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कोई ना कोई जानने वाला, लक्ष्य को जानने वाला कोई ना कोई चेतन होगा। तो व्यवस्था मूलक आर्गुमेंट यही कहता है कि आपके समक्ष जो चीजें लाई जा रही हैं उसमें आप देखेंगे तो एक कॉमन चीज आपको दिखेगी कि सब में व्यवस्था है, ठीक है। और जब व्यवस्था जब कहीं पे लाई जाती है, मान लो कि सपोज करो कि तुम रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो और ट्रेन में चढ़ रहे हो, और कोई कहीं भी बैठ जा रहा है, किसी को कहीं भी बैठ रहा है, कहीं पे उठ रहा है, कहीं भी कोई सामान डाल के रख दिया, तो वहां पे तुम्हें व्यवस्था नहीं दिखा। लेकिन क्या हो रहा है कि आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं, आपके पास टिकट है, और टिकट जब आपके पास है, अपने टिकट के अनुसार अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। तो जब आप अपने टिकट के अकॉर्डिंग अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, तो आप एक बात बताइए, तो कहीं न किसी ने तो आपके टिकट का अरेंजमेंट किया है, किसी न किसी ने आपके सीट का अरेंजमेंट किया। मान लो सिनेमा हॉल में ही चले जाओ और सबको ऐसी भेड़ बकरी की तरह सिनेमा हॉल में डाल दिया जाए, जो जहां उछल कूद करे और मूवी देख रहा है। लेकिन होता क्या है, आपको एक सीट नंबर मिलती है, पर्टिकुलर सीट पे आप जाके बैठते हैं और आप मूवी एंजॉय करते हो। इसका मतलब क्या है कि किसी न किसी ने तुम्हें सीट पे अरेंजमेंट किया है, कोई ना कोई चीजें लाई गई हैं। रोड पे यदि लेफ्ट में चलना है या राइट में चलना है, रेड बत्ती जलेगी तो गाड़ी को रोकना है, ग्रीन बत्ती जलेगी तो आपको गाड़ी को मूव करानी है। तो ये कोई ना कोई सिस्टम तो है, एक डिजाइन तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसका कोई ना कोई बनाने वाला तो है ना। उसी तरह से कह रहा है कि मान लो ब्रह्मांड में जो भी चीजें हो रही हैं उसमें एक सिस्टम दिखाई पड़ता है, और सिस्टम दिखाई देने का मतलब यही हुआ
उस तरह में उसमें क्या है, एक तरह का व्यवस्था है। और व्यवस्था लाने के पीछे, ये व्यवस्था ऐसा नहीं है कि आज ऑटोमेटिक शुरू हुआ होगा, उत्पन्न हुआ होगा, ऑटोमेटिकली नहीं हुआ होगा, कोई ना कोई लाया होगा, या इसके पीछे कोई न किसी का कोई ना कोई प्रयोजन होगा, लाने का कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई लक्ष्य होगी, और वो लक्ष्य को जानने वाला कोई ना कोई चेतन ही हो सकता है। इस चीज को हमें यहाँ पे समझना था। ठीक है, एनीवन, किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो बोल सकता है, पूछ सकते हो। तो आगे हम देखते हैं, आगे यह देखते हैं कि मान लो हमारा जो जगत है, यदि मैं अपने जगत की बात करूं, हमारा जगत कितना कॉम्प्लेक्स है। कहीं पे गर्मी है, कहीं पे ठंड है, हा? कहीं पे हरियाली है तो कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे जंगल है तो पठार है, कहीं पे नदी है तो तालाब है, समंदर है। कितनी कॉम्प्लेक्स है। हमारी बॉडी ही देख लो कितनी कॉम्प्लेक्स है, हा? मेडिकल साइंस में हर हर बॉडी का एक पार्ट का एक डिपार्टमेंट है। आई में प्रॉब्लम होती है तो आई डिपार्टमेंट है, ब्रेन डिपार्टमेंट अलग है, नर्व्स डिपार्टमेंट अलग है। तो सोचो कि जगत कितना कॉम्प्लेक्स है ना। अब बताओ, ये जगत इतना कॉम्प्लेक्स है, ये जगत इतना जटिल है, तो क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे जगत के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन तो जरूर होगा, कोई ना कोई प्रयोजन करता तो होगा, तो होगा कोई ना कोई चेतन प्रयोजन करता है जो इस जगत को चला रहा है, बनाया है। मतलब कि ईश्वर के सिद्धि के लिए बनाया गया जो यह तर्क है ना, व्यवस्था मूलक का यह जो तर्क है, इस बात पर आधारित है, इस बात पर तुम कह सकते हो, इस बात पर आधारित है कि हमारा जगत निर्मित है। और जब निर्मित है तो कोई ना कोई निर्मित करने वाला जरूर है, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक ढंग से कैसे चीजें पॉसिबल है। यदि कोई घटना होती तो ऑटोमेटिक है, इतना हर चीज में इतना एक्यूरेसी के साथ मानव पैदा हो रहा है। तो सोचो कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, किसी का जन्म लेना और जन्म लेने की शुरुआत होना, क्या सिस्टम नहीं है। एक जानवर भी बर्थ दे रहा है किसी का, अपने बच्चे का, एक मानव भी बर्थ दे रहा है। दोनों में कितने गैप हैं, कितना डिफरेंस है। तो कोई ना कोई सिस्टम तो जरूर है भाई, और कोई ना कोई प्रयोजन करता है इसके पीछे है। कहा जाता है कि बिना गॉड को माने आप जगत में जो जटिलता मौजूद है ना, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हो। इसलिए जगत में मौजूद व्यवस्था की व्याख्या के लिए आपको ईश्वर को मानना पड़ेगा। फिर से मैं इस लाइन को दोबारा बोल रहा हूं कि जो हमारा जगत है, जो जिस जगत में हम रहते हैं, वो जगत इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसकी हर चीज को तुम यदि डिफाइन करना चाहोगे, उसके लिए तुम्हारे पास साइंस के पास भी जवाब नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें ईश्वर को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम मानते हो कि जगत का निर्माण हुआ है। तो निर्माण हुआ है तो उसकी व्याख्या कैसे करोगे? जब तक तुम ईश्वर को नहीं मानोगे तुम्हारे लिए आसान नहीं हो पाएगा। इसलिए ईश्वर को मानने के लिए आपको ईश्वर की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी, क्योंकि हमारा जगत क्या है, निर्मित है। मनोज अपना वीडियो आज ऑफ करिए। मनोज यादव आप अपना जी सर। हाँ, तुम अपना वीडियो ऑफ कर लो। तो यहाँ पे हम इन सब चीजों को देखते हैं। दूसरी बात है कि एक बात बताओ, सिंपल सा मैं तुम लोगों से यदि मैं पूछूं, व्यवस्था मूलक जो तर्क हमने अभी तुम लोगों को बताया,
इसकी यदि आलोचना करनी हो तो कैसे आलोचना करोगे? क्योंकि अभी यहाँ पे आलोचना में हमें देखना है, यहाँ पे यदि मैं बात करूं आलोचना की, खास करके व्यवस्था मूलक की, व्यवस्था मूलक की, यहाँ पे हम डेविड ह्यूम को कोट करेंगे, डेविड ह्यूम को कोट करेंगे। देखो तुम लोगों के लिए ह्यूम कीवर्ड नया होगा क्योंकि वेस्टर्न अभी हमने पढ़ाया नहीं है, हम धम्म दर्शन से शुरू किया है। बस मैं समझा दे रहा हूँ, आगे हम जब डेविड ह्यूम को पढ़ेंगे उस समय ह्यूम के और भी जो विचार हैं उसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या कॉन्सेप्ट वो देता है। यहाँ पे वो कहता है डेविड ह्यूम, क्योंकि देखो जब तुम्हें व्यवस्था मूलक में आलोचना करनी होगी ना, तो तुम आलोचना में अपना कोई स्टेटमेंट लिख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे तुम दूसरे जो दार्शनिक हैं उन्होंने इस व्यवस्था मूलक पे क्या टीका टिप्पणी की है उसी को तुम्हें आलोचना में यहाँ लिखना है। इसका पहला तर्क, इसने 2 तर्क दिए हैं डेविड ह्यूम ने। तो पहला तर्क उसका ये था कि व्यवस्था एक सापेक्षिक मतलब रिलेटिव अवधारणा है। ये कहता है कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था जो है वह एक सापेक्षिक रिलेटिव अवधारणा है, रिलेटिव अवधारणा। और कहता है कि यह देखो वहीं पे प्रयुक्त होगा, यहाँ वहीं पे यूज कर सकते हो तुम इसको जब एक या एक से ज्यादा व्यवस्था कोई होगी। एक से ज्यादा व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कम से कम यदि दो चीजें होंगी वहीं पे तुम सापेक्षिक रिलेटिविटी को लगा सकते हो। मतलब कि जब कोई वस्तु एक हो तो आप व्यवस्था का कोई मायने नहीं रह जाता है। ध्यान से समझना इस लाइन को। यह कहता है डेविड ह्यूम कि देखिए आपने तो बोला कि व्यवस्था मूलक में कि ये जो संसार है, ये जो संसार हम देख रहे हैं, ये संसार में सब चीज व्यवस्था में चल रहा है, सब चीज सिस्टमेटिक चल रहा है। ये सिस्टमेटिक लगाने में कोई ना कोई पीछे जरूर है। तो कहता है डेविड ह्यूम कि देखो यह व्यवस्था जो एक तरह से सापेक्षिक रिलेटिविटी की अवधारणा है, और ये अवधारणा तभी लगाई जा सकती है जब हमारे पास एक से ज्यादा वैसी वस्तुएं हों। लेकिन जहां पे एक ही वस्तु है वहां पे ये व्यवस्था नहीं लगाई जा सकती। ऐसा क्यों कहता है ह्यूम, इसके बारे में ध्यान से सुनना। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट अपना मतलब ध्यान क्लियर करके रखना। देखो कहता है कि ह्यूम कहता है कि देखो व्यवस्था है, कम से कम अव्यवस्था जो चीजें होती हैं उसको समझने के लिए हमारे पास कम से कम 2 चीजें होने। व्यवस्था तुम कब समझोगे कि कोई चीज व्यवस्थित है? तुम्हें पहले अव्यवस्थित चीजों का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तुम्हारे पास जानकारी होनी चाहिए, तभी तुम कहोगे ना कि नहीं ये व्यवस्थित है। तुम किसी के घर जाते हो और सामान जहां का तहां रखा हुआ है, बेड पे किताबें पड़ी हुई हैं, बेड पे सामानें पड़ी हुई हैं, टेबल कुर्सी कहीं और रखा हुआ है, किचन को ड्राइंग रूम बना रखा है, ड्राइंग रूम को किचन बना रखा है, तो तुम कहोगे कि नहीं ये काफी अव्यवस्थित अनऑर्गेनाइज आदमी है या अनऑर्गेनाइज इंसान है या अनऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे चीजें रखी हुई हैं। तो पहले तो तुम्हें यह पता होना चाहिए ना कि अव्यवस्था क्या है, तब तो तुम कहोगे ना कि व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहता है वो कि ह्यूम कहता है कि मान लो कि व्यवस्था को समझने के लिए हमें अव्यवस्था को समझना होगा, और हमें अव्यवस्था को समझने के लिए कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए जिसमें हम तुलना करके पता करें कि कौन सी व्यवस्था ज्यादा सही है। अब भारत, मान लो हम इंडियंस हैं, रोड पे हम कैसे चल लेते हैं, रोड पे गोलगप्पे खा लिए, जहां पे हाथ धोना था धोए भी नहीं, गोलगप्पे उठा के खा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, मिठाइयों पे मक्खियां लगी पड़ी हैं। लेकिन गांव वाले जो बाजार हैं वहां देखो तुम, जलेबी भी बिक रही है, लड्डू भी बिक रहा है, लोग मस्ती से खरीद रहे हैं, वहां कोई पूछने वाले की मक्खियां भिन भिना रही हैं, खाना है नहीं। लेकिन वहीं तुम दिल्ली आ जाओ और तुम हल्दीराम के शोरूम में चले जाओ और ये तुम्हें वहां मक्खियां भिन भिनाती दिख जाए तो तुम खरीदोगे? कहने का मतलब कि हमारे यहाँ व्यवस्था डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशंस में रह रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यदि किसी ने हल्दीराम का स्टोर विजिट किया है मिठाई का
और कोई जाकर के गांव के या किसी छोटे से शहर की किसी मिठाई की दुकान को विजिट किया तो कह सकता है कि कौन सा बेटर है। लेकिन जिस ब्रह्मांड की हम बात कर रहे हैं, उस जिस जगत की हम बात करें, इसके अलावा तो हमने कोई जगत देखी ही नहीं है, तो हम कैसे कहें कि हमारे जगत में जो चीजें रखी गई हैं, जो वस्तुएं हमारे जगत में हैं, वो वेल मेंटेन है, सिस्टमेटिकल है। अब दिल्ली ऐसे शहर में ट्रैफिक इतना है, या इंडियन रोड्स पे क्या करते हैं, किस तरह से चलते हैं, लाल बत्ती का कोई मतलब कंट्रोलिंग नहीं है, जैसा मन किया वैसे क्रॉस कर दिया। लेकिन शहर जो फॉरेन कंट्रीज है वहां देखो किस तरह का मैनेजमेंट है। तो कह सकते हो ना कि हाँ, इंडियंस कितने सिविलाइज है और नॉन सिविलाइज है, क्योंकि हम दूसरे के साथ उसकी कल्पना करते हैं। एनी डाउट यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है। नो सर।